हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है ना। और ये वही प्रश्न हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि सेशन 1 में पेपर में आपके पास मैथ और रीजनिंग आएगा। ठीक है ना। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, ज़रूरी है आपके लिए। और साथ ही साथ आप भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, और वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर हमें बताइएगा कितना आपका स्कोर रहा, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है और कितनी प्रैक्टिस की और अभी आपको ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है कि तांबे से बने एक गोले का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है और उसके बाद एक तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई आधा मीटर है तो तार का व्यास आपको बताना है। कह रहा है कि एक गोला है जिसका व्यास है 3 सेंटीमीटर। अगर व्यास 3 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1.5 होगी। कह रहा है कि इसको पिघलाया गया, पिघलाने के बाद एक क्या बनाई गई, एक वायर बनाई गई। उस वायर की जो लंबाई है वो आधा मीटर है। और आधे मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसका क्या बताना है, व्यास आपको बताना है कि इसका व्यास कितना है। तो गोले को पिघलाकर वायर बनाई जा रही है, यानी कि जो गोले का आयतन होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा। जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा, गोले को हम स्फेयर बोलते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि तार कैसी है, बेलनाकार है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, हमें पता है कि 4/3 पाई आर। त्रिज्या कितनी है, 1.5। 1.5 को हम क्या लिख लेंगे, 3/2 लिख लेंगे, पाई आर क्यूब। और गोले का, इसका बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है, हमें पता नहीं इसकी त्रिज्या कितनी है, आर स्क्वायर। और इसकी लंबाई कितनी है, 1/आधा मीटर। आधा मीटर कहने का मतलब है कि 50 सेंटीमीटर है। आधा मीटर कहने का मतलब क्या होता है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो हमने सारी चीज़ें सेंटीमीटर में यहाँ पर कर दी। अब इसको आगे हम आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। आर स्क्वायर और इंटू में कितना, 50। तो यह आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 27/8, और 50 भी कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इजिकल टू कितना, आर स्क्वायर। कटिंग करेंगे, 4 एकम में 4, 4 दूनी 8 होता है, और 3 एकम में 3, 3 में 27। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/100 आ जाएगी। और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 3/10 आ जाएगी, यानी कि 0.3 हम बोल सकते हैं। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है, 2 गुना होता है त्रिज्या का, यानी कि रेडियस का। तो 2 गुना में कितना, 0.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 0.6 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा, और सिर्फ 21% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है। तो इसी तरह से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है, और साथ ही साथ खुद भी प्रैक्टिस करनी है, खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है वीडियो को पॉज करके। और वीडियो के एंड में अपना अपना स्कोर हमें बताना है कि कितना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमारे पास ये सीपी दे रखी है 21,300। तो उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस हमें बतानी है क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, और बताता हूँ किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सीधा शॉर्टकट बताएंगे। और अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, 21,300 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। मार्क प्राइस हमें निकालनी है, पता नहीं कितनी है। कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का है, 25% का। तो 100 माइनस में 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय, और प्रॉफिट कितने का कमाता है, प्रॉफिट कमाता है 10% का। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने किया इसे। इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने एक तरफ मार्क प्राइस रखा, तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21,300 यहीं पर रहेगा। 110 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कटिंग वटिंग इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31,240 आ जाएगा। ये आपका अंकित मूल्य आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, और सिर्फ 62% लोगों ने ही इसका सही आंसर कर पाए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, इसी तरह से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कैसे इसको करना है वो हम देख लेते हैं। कह रहा है कि रीना 20% की छूट पर एक मोबाइल फ़ोन खरीदती है, और यदि प्राप्त छूट 25% है, यदि प्राप्त छूट कितनी है 25 है, तो उसे 2000 का अधिक बचत होती है। तो मोबाइल फ़ोन के लिए उसने कितने का भुगतान किया वो आपको बताना है। तो पहले उसे जो छूट मिल रही थी वो कितने की मिल रही थी, 20% की छूट मिल रही थी। बाद में कितने की मिली, 25% की छूट मिली, यानी कि डिस्काउंट मिला। तो कितने ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है, 5% का, और डिस्काउंट अगर ज़्यादा मिलेगा तो बचत होगी, यानी कि 5% की बचत हुई। और रुपीज़ में कितने की बचत हुई, 2000 की। तो 5% की वैल्यू 2000, 1% की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूँ तो कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, 2000 बटे कितना, 5 कर देंगे। कह रहा है कि 20% की छूट पर उसने खरीदा है, मतलब 20% की छूट मिली है, तो कितने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, 80% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2000 बटे 5 मल्टीप्लाई बाय कितना, 80 हो जाएगा। और कटिंग करेंगे तो ये 40 पे कैंसिल हो जाएगा, 400 आ जाएगा यहाँ पर। और 400 इंटू में 80 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। यानी कि उसने जो वस्तु को लिए भुगतान किया था वो कितने का किया था, 32,000 का भुगतान किया था। देख लेते हैं क्या ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। जी हाँ दोस्तों, 32,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 25% की छूट मिलने पर 2000 की बचत हुई थी। तो उसको कितने का भुगतान किया था, उसने 32,000 का भुगतान करना पड़ा। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, शॉर्टकट से मैंने आपको बताया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 19 की पावर 36 डिवाइड बाई 36 को 36 से विभाग करना है और शेष बताना है कितना होगा। तो 19 की पावर 36 को हमने किससे भाग करना है, 36 से भाग करना है, और शेषफल बताना है क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि अगर पावर 4 या 4 से बड़ी हो जाए, अगर जो पावर है, आपकी जो पावर है, जिस नंबर को हम भाग कर रहे हैं उसकी जो पावर है वो बड़ी हो जाए किससे, 4 से, 4 4 से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जो भी पावर होती है 36 होती है, उसे हम किससे भाग करते हैं, 4 से भाग कर लेते हैं। तो 4 में कितना होता है, 36 होता है, शेषफल 0 मिला। तो अगर शेषफल 0 मिलता है, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि अगर पावर जो होती है वो 4 से बड़ी होती है तो हम पावर को 4 से भाग कर लेते हैं, और शेषफल कितना मिला हमें, यहाँ पर 0 मिला। तो अगर शेषफल हमारे पास 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 19 की पावर 4 में क्या करेंगे, 4 रख देंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो अगर रिमाइंडर 0 बचे या फिर 4 बचे तो पावर में कितना चला जाता है, 4 चला जाता है। इसको भाग करना है 36 से। तो 19 की पावर 4 को हम क्या करेंगे, 36 को 9 इंटू में 4 करके हम लिख लेते हैं। 36 कितना होता है, 9 इंटू 4। आगे अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमने क्या करा, 19 की पावर 4 को 9 से भी भाग करना है, मल्टीप्लाई 19 की पावर 4 को 4 से भी भाग करना है। तो जब हम 19 को 4 से भाग कर 19 को जब हम 9 से भाग करते हैं तो 9 दूनी कितना होता है, 18, शेषफल कितना बचता है, 1। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1, और 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। इसी तरह से जब हम 19 को 4 से भाग करते हैं तो 4 चौके कितना होता है, 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो गुणा में यहाँ पर 4, 19 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचता है, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 1 की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास, 81 होता है। ठीक है ना, तो जब 81 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास, 81 होता है। तो जब तीन यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 81 आ जाएगा। और इसको जो ये आया है हमारे पास, ये जो आया है, ये जो पोर्शन आया है, ठीक है ना, इसको, इस पोर्शन को क्या करना है, हमने 4 से भाग करना है। तो 1 गुणा में 81 बटे 4 करूंगा और शेषफल देख लूंगा कितना बनेगा। तो ठीक, क्योंकि 9 तो पूरा ही भाग हो गया, ठीक है ना। अब हमने किससे भाग कर रहे थे, क्योंकि 9 से अगर देखूं तो शेषफल तो एक ही मिल रहा है ना। अगर मैं 19 को 9 से भाग कर रहा हूँ तो शेषफल तो एक ही मिल रहा है। मैं इसको आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। क्योंकि अगर मैं 19 को 9 से भाग करता हूँ, 19 को 9 से भाग करता हूँ तो शेषफल तो एक ही मिल रहा है। हमारे पास भाग किससे रह गया, अब 4 से रह गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे क्या करा है, 4 से भाग करा है। तो 81 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा हमारे पास, 1 मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर ये सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 19 की पावर 36 को जब हम 36 से भाग करेंगे तो 1 शेषफल मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हुई है तो वीडियो को आप वापस से देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पी और क्यू एक दूसरे को क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। जब वे मिलती हैं तब पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 100 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर चुकी होती है। तो 100 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर चुकी होती है, तो पी और क्यू के बीच की दूरी बतानी है क्या होगी। ठीक है ना, तो ऐसे कह रहा है कि दोनों ट्रेनें हैं,
एक यहाँ एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में आती है। एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि जब वो मिलेंगी तो एक जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर लेती है। मतलब अगर इसने x किलोमीटर ट्रैवल किया है तो इसने x प्लस 100 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो इसका सीधे मैं आपको रेशो मेथड बताता हूँ कैसे शो करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा ट्रेन 1 रेशो ट्रेन 2। तो अगर मैं इनकी स्पीड की बात करूँ तो स्पीड कितनी है हमारे पास, एक की है 50, दूसरे की कितनी है 40 है। इसकी कटिंग करेंगे और रेशो निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5:4 आ जाएगी। ये स्पीड की रेशो आ गई। ये स्पीड की रेशो है। तो टाइम की रेशो क्या बनेगी, अगर मैं टाइम की रेशो बताऊँ तो ये पलट जाएंगी, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 4:5। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस इन्होंने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया है, उतने ही टाइम में ट्रैवल किया है। ठीक है ना, उतने ही टाइम में क्या किया है, ट्रैवल किया है। तो स्पीड और हम किसकी रेशो बनाएंगे, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की रेशो भी क्या रहेगी, 5:4 ही रहेगी। डिस्टेंस की रेशो भी क्या रही, 5:4, क्योंकि जितना टाइम इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उतना ही टाइम इसको इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। तो ये दोनों जो डिस्टेंस है सेम टाइम में ट्रैवल किए गए हैं। तो जो स्पीड की रेशो है वही किसकी रेशो हो जाएगी, डिस्टेंस की रेशो हो जाएगी। अब जो डिस्टेंस है, पहले वाली ट्रेन कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, एक ट्रैवल ज़्यादा ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर कितना कर रही है, 100, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। तो हम 9 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 100 में अगर मैं 9 करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 900 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है, 900 किलोमीटर। तो जी हाँ दोस्तों, 900 किलोमीटर बिल्कुल सही है और सिर्फ 54% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, अगर बेसिक तरीके से करते तो लेंथी होता, मैंने आपको रेशियो मेथड से बनाया तो बहुत ईजी है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो व्यूवर्स नए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपका डीआई से रिलेटेड है। कह रहा है कि ये डीआई आपको दे रखी है, अन्य 20% भारत के पर्यटक यातायात यानी कि जो बाहर गए हैं उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है कि कितने प्रतिशत भारतीय पर्यटक अमेरिका या यूके गए हैं। कितने प्रतिशत भारतीय पर्यटक जो हैं अमेरिका, अमेरिका वाले और यूके वाले कितने हैं। तो अगर मैं 30 + 40 को ऐड करूं तो कितना बनता है, 30 + 40 को ऐड करेंगे तो 70% बनता है। तो 70% जो है भारतीय वो बाहर गए हैं, यूके या फिर अमेरिका गए हैं। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, 70% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये ऑप्शन में है। तो जी हाँ दोस्तों, 70% इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि दो ट्रक विपरीत दिशा में चलते हुए मोटरसाइकिल को, ठीक है ना, माइलस्टोन को, दो ट्रक हैं जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, माइलस्टोन को 33.3 सेकंड में और 29.6 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है ना, कहता है कि वो एक दूसरे को 31.5 सेकंड में पार कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ट्रकों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए कितना होगा। ट्रकों की गति का अनुपात आपने ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो माइलस्टोन को यानी कि एक पत्थर को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी ही दूरी को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं अपनी ही दूरी को। यानी कि अगर मैं ट्रक 1 की बात करूं तो अपनी दूरी वो कितनी देर में क्रॉस कर रहा है, 33.3 सेकंड में। अपनी ही दूरी को कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है वो, 33.3 सेकंड में। 33.3 सेकंड में, और इसकी स्पीड मैंने मान ली कि S1 है। और जो दूसरा ट्रक है वो अपनी ही दूरी को 29.6 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ये टाइम हो गया। और कितने की स्पीड से, मैंने इसकी स्पीड मान ली कि S2 है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल गया। फिर कहता है कि हमारे पास कह रहा है कि ये दोनों ट्रक एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे, 31.5 सेकंड में। तो और विपरीत दिशा में चल रहे हैं दोनों। और हमें पता है कि अगर विपरीत दिशा में कोई चीज़ चलती है, ये ट्रक 1 है ये ट्रक 2 है, तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि S1 + S2 हो जाएगा। तो यानी कि ट्रक 1 प्लस ट्रक 2 का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास। डिस्टेंस की अगर बात करें तो स्पीड स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी कि S1 + S2 हो जाएगी। और कितने टाइम में, 31.5 सेकंड में। ठीक है ना, 31.5 सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंस से कंपेयर कर देते हैं। तो 33.3 S1 ये ट्रक 1 का डिस्टेंस हो गया, 29.6 S2 ये ट्रक 2 का डिस्टेंस हो गया, दोनों का मिला दिया। और यहाँ पर दोनों का मिला के कितना है, S1 + S2, और ब्रैकेट के बाहर कितना, 31.5। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 33.3 S1 प्लस 29.6 S2 = 31.5 S1 प्लस 31.5 S2। इसको जब आप कंपैरिजन करोगे
S1 वाली टर्म को एक तरफ ले जाओगे और S2 वाली टर्म को एक तरफ ले जाओगे तो S1/S2 की जो रेशो आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 1.9/1.8 आ जाएगी। तो S1 रेशो बाय S2 यानी कि स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी 19/18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो ट्रक था एक माइलस्टोन यानी कि एक पत्थर को क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो ये ट्रक 1 की लेंथ हो गई और ये ट्रक 2 की लेंथ होगी और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो ये दोनों की मिला के लेंथ होगी। तो हमने क्या करा डिस्टेंस को डिस्टेंस से कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से S1 और S2 की रेशो आ जाएगी कितनी 19 रेशो कितना 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है और 24% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये कहता है कि एक दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 320% है। तो मैंने क्रय मूल्य को मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है मेरे पास अगर 100 है तो यानी कि प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना होगा वो क्रय मूल्य का 320% है। 100 का 320% अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 320 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा। तो अगर लाभ 320 का है क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य का हमें फॉर्मूला पता है कि लाभ प्लस में क्रय मूल्य होता है तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 420। फिर कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो यानी कि आपका नया जो सीपी होगा नया क्रय मूल्य कितना होगा 25% की वृद्धि हो रही है यानी कि 100 का कितना निकालेंगे 125% निकाल देंगे। तो 100 का 125% कितना होता है 125 होता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर होता है विक्रय मूल्य अभी भी वही रखना है यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा अभी भी 420 होगा। तो विक्रय मूल्य पर अनुमानित कितने प्रतिशत है यानी कि तो लाभ विक्रय मूल्य का अनुमानित कितने प्रतिशत। तो लाभ का हमें लाभ बताना है कितना प्रतिशत होगा लेकिन विक्रय मूल्य पर बताना है कि विक्रय मूल्य पर कितना होगा। तो हम क्या पहले तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं और प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि 420 माइनस में कितना 125। तो 420 में से 125 को माइनस करेंगे तो 295 आ जाएगा। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 295 का कितने पे हुआ कितने पे विक्रय मूल्य पे बताना है आपको यानी कि 420 पे आपसे पूछ रहा है। तो 295 420 का कितना प्रतिशत है। इसको सॉल्व करेंगे जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। ठीक है ना। और ये किस पे कटेगा ये कटेगा आपका अप्रोक्सीमेशन में निकालना है तो पॉइंटों में आएगा कुछ पॉइंट में कटिंग करके ये आपके पास आएगा 70.23% आएगा। आपको अप्रोक्सीमेशन में निकालना है तो कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना क्योंकि कैलकुलेशन भी है और क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है ना। कैसे करा हमने एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करा है। तो हमने पहले क्या करा क्रय मूल्य को 100 माना फिर हमने यहाँ से लाभ निकाला लाभ से फिर हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया एसपी निकाल ली। फिर हमें नया विक्रय मूल्य 125 आया। एसपी कह रहा है कि भाई 420 होनी चाहिए तो लाभ कितना आ जाएगा 295 और 295 विक्रय मूल्य का कितना है यानी कि 420 का कितना प्रतिशत है वो आ जाएगा 70%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है और सिर्फ 29% लोगों ने इसका सही आंसर कर पाए। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे के सारे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आ रही होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कि 110 के बिल पर 110 के बिल पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो भुगतान करने के लिए अनुमानित देय राशि की याद कीजिए। तो भुगतान करने के लिए अनुमानित देय राशि आपको बतानी है कितनी होगी। तो बिल पर कितना है 110 है। 110 पे पहले कितने प्रतिशत की छूट दी गई 10 यानी कि 90% में बेचा होगा। फिर 5% की छूट दी गई यानी कि 95% में बेचा होगा। ठीक है ना। 90% 100 में से 10 गए कितना हुआ 90 100 में से 5 गए कितना हुआ 95। तो 95% इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 94.05। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 94.05 आएगा। तो कह रहा है कि भुगतान करने के लिए अनुमानित देय राशि कितनी होगी अप्रोक्सीमेशन में निकालना है। तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा 94 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी छूट होती है वो 100 में से माइनस हो जाती है। तो 110 का तो बिल था। ठीक है ना। 90 की छूट 10% की छूट देगी तो 90 में बिका होगा फिर 5% की दी तो 95 में बिका होगा। कितना है 94.05 आया और कितने आया अप्रोक्सीमेशन में 94 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और सिर्फ 53% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये फिर से आपको पाई चार्ट दिया गया कहता है कि यदि गणित और इतिहास में मिलाकर कुल अंक कितने हैं 450 हो तो केवल अंग्रेजी में कितने अंक होंगे। कह रहा है कि गणित और इतिहास को मिलाकर अगर 450 बनते हैं तो आपको बताना है कि अंग्रेजी में कितने होंगे। सिर्फ अंग्रेजी में आपको बताने हैं कि कितने होंगे। ठीक है ना। और गणित और इतिहास में मिला के कितने हैं 450 हैं। तो अगर मैं गणित में देखूं
गणित कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा 14%। और इतिहास, इतिहास में कितने हैं 22, ठीक है ना। तो अगर मैं 14 और 22 को ऐड करता हूँ तो कितना बनता है हमारे पास, तो 14% जमा में कितना 22% अगर मैं करता हूँ तो कितना बनता है ये 36% बनता है। कितना बनेगा ये 36% आपके पास बनेगा, ठीक है ना। और इन दोनों का मिला के 36% बन रहा है, और 36% की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 450 आपको दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 450 बटे कितना 36 हो जाएगा। आपको किस में पूछ रहा है मार्क्स, केवल अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितने हैं 12%, तो हम 12% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 450 बटे 36 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, 12 तो ये 36 होता है, और ये 150 पे कट जाएगा, यानी कि 150 आ जाएगा। यानी कि अंग्रेजी में जो मार्क्स थे वो कितने थे, अंग्रेजी में आपके मार्क्स थे कितने, 150 मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अंग्रेजी में कितने मार्क्स है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, और 79% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। ठीक है गाइज, तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, पार्ट 5 में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।